हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का वेज स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। आज का हमारा बिल्कुल नया टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हो सभी जने, इस समय कोविड 19 का दौर चल रहा है और इस समय भारत के अंदर जो बेरोजगारी है मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई लोग घरों में बैठे हैं, अपने डिमांड नहीं कर रहे हैं वस्तुओं की, सेवाओं की। तो डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। और प्रोडक्शन, उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर लेबर का रख के क्या करेंगे, एम्प्लॉइज को रखकर क्या करेंगे, तो उन्हें भी क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इस समय भारत के अंदर बेरोजगारी चल रही है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आने के चांस भी आपके पूरे पूरे हैं कि हम कौन सी बेरोजगारी में आ रहे हैं, किसी की जॉब चली गई है, उसको कुछ समय के वापस ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, वो तो समय बताएगा आने वाला। लेकिन सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल हो गई है ना। जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, देश के जो आर्थिक हालात हैं बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, क्योंकि बेरोजगार हो चुके हैं। तो अगर उन्हें रोजगार मिलेगा तभी वो उत्पादन करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, पैसा आएगा, रोटेट होगा धीरे धीरे। तो बेरोजगारी भारत देश की जो क्या है, एक सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या है। पॉवर्टी इज एन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन अवर इंडिया। जो बेरोजगारी है ये हमारे देश की एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यही, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर देखते हैं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हमारे भारत देश की सामाजिक व आर्थिक समस्या है। ध्यान रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए, जो है हमारे भारत देश की अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये हमारे देश की सोशल एंड इकोनॉमी प्रॉब्लम है। इससे समाज पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है और देश की इकोनॉमी पर भी बहुत डिपेंड करती है। देखा होगा समाज पर तो असर होगा ही। अगर बेरोजगार होंगे तो हमें अपने खर्चे चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा आ नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, चोरी करेंगे, लूट माट करेंगे, लोगों का कत्ल करेंगे, है ना। तो हमारे अंदर हीन भावना भी आएगी, इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी चीज, अगर हम काम नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारा इनकम का जो रहन सहन का स्तर है वो क्या होगा, डाउन होता जाएगा। तो इससे हमारे समाज पर, सोशल एंड इकोनॉमी दोनों प्रकार से क्या करता है, इफेक्ट डालती है ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब बेरोजगार कहते किसे हैं, बस एक ही बात आती है, हम बेरोजगार। काम नहीं है, बेरोजगार है, काम नहीं है, बेरोजगार है। क्या 3 साल के बच्चे को कहेंगे बेरोजगार है? मान लो 4 साल का एक बच्चा है, अब उसको क्या यही कहेंगे तू बेरोजगार है, 4 साल से कुछ नहीं कमा रहा है, तू बेरोजगार है? अब 4 साल का बच्चा बेरोजगार थोड़ा होगा कोई। या कोई 70 साल का बुजुर्ग बंदा है, वो घर में है, खाट पर बैठे हैं, बीमार हैं, तो उसे क्या हम बेरोजगार कहेंगे? उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे। बेरोजगारी के लिए उम्र डिसाइड की हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। उम्र का मतलब है कि श्रम शक्ति जिसे कहते हैं, एक वर्ड आता है श्रम शक्ति, लेबर फोर्स, श्रम शक्ति जिसे कहते हैं लेबर फोर्स। क्वेश्चन था, एक बार पूछा गया था कि बेरोजगारी की जो एज है वो कितनी डिसाइड की गई है, तो इसकी एज है 15 साल से, एज जो है इसकी निर्धारित की गई है कि 15 वर्ष से 59 वर्ष, 59 ईयर तक, 15 ईयर टू 59 ईयर तक जो बेरोजगारी की जो कैलकुलेशन होती है ना, जो बेरोजगारी की दर, हम किसे बेरोजगार मानते हैं, जिसकी एज 15 या उससे ज्यादा हो और 59 या उससे कम हो। पहले ये एज थी 64 थी, लेकिन अब इसे 59 कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो श्रम शक्ति, लेबर फोर्स, जो
एलिजिबल हो, मतलब उस काम को करने के लिए जिसके पास सक्षम हो। ऐसा नहीं कि हम 5-6 साल का बच्चा है उसको कह देंगे तू बेरोजगार है, वो बेरोजगार नहीं है। या 70 साल का, 60 साल का कोई बुजुर्ग आदमी है, 80 साल का, उसे हम नहीं कहेंगे बेरोजगार है वो, ठीक है। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर पता नहीं क्या है कि देश का यूथ जो है, देश का जो युवा है, वो तो फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप इसके अंदर बिजी है। और जो देश की बुजुर्ग आयाम है हमारी, जो देश के बुजुर्ग हैं हमारे, वो देश चला रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि हमारे भारत देश के पास 3D हैं। आपको ध्यान होगा, क्योंकि भारत के अंदर, भारत ही एक इकलौता देश है जिसकी 65% से ज्यादा पॉपुलेशन, भारत एक इकलौता देश है जिसकी 65% से ज्यादा है पॉपुलेशन यहां पर किसकी, 35 ईयर तक के स्टूडेंट। सबसे ज्यादा यूथ जो है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, सबसे ज्यादा जो यूथ है, जो युवा है, वो कहां पर है, भारत देश के अंदर है। और भारत के अंदर 65% से जो ज्यादा पॉपुलेशन है ना, वो सिर्फ यूथ की है, नौजवानों की है, जो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब सिस्टम की बात है या हमारी बात है, पढ़ेंगे बेरोजगारी क्या होती है। जरूरी नहीं है कि सिस्टम का दोष है, हमारे भी बहुत से कमियां हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में। तो पहली चीज देखते हैं, बेरोजगारी हमारे देश की कैसी समस्या है, एक सोशल एंड इकोनॉमी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही बच्चे को कह दिए कि तू बेरोजगार है। लेबर फोर्स की बात करें, श्रम शक्ति की बात करें, कि जो श्रम है, लेबर कर रहा है, ठीक है, उसकी एज कितनी डिसाइड की गई है बेरोजगारी की, 15 वर्ष से 59 ईयर तक उसकी एज डिसाइड की गई है। अगर इसके बीच में कोई अगर है व्यक्ति, वो क्या माना जाएगा, बेरोजगार माना जाएगा। उसे भी बेरोजगारी की कैटेगरी है, आगे हम पढ़ेंगे। और भारत देश के अंदर, जो भारत देश की जनसंख्या है, 65% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है हमारे भारत देश की, वो कैसी है, यूथ की पॉपुलेशन है, युवा पीढ़ी है हमारी। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, लेकिन हम इसका सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आगे, बेरोजगारी कहते किसे, श्रम शक्ति का मतलब क्या होता है, श्रम शक्ति का मतलब होता है, लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, लेबर फोर्स, श्रम शक्ति का मतलब क्या होता है। कार्य करने की क्षमता, पहली चीज, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी चीज है कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और तीसरी चीज है उचित कीमत होनी चाहिए। तीन चीजें हैं, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, वर्किंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, और उचित कीमत होनी चाहिए, फेयर प्राइस होना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर होगी, वही क्या कहलाता है, लेबर फोर्स, श्रम शक्ति कहलाता है। जैसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं, देखो किसी व्यक्ति के पास, समाज का ऐसा वर्ग जिसके पास क्या हो, अच्छी हायर एजुकेशन की डिग्री हो, ठीक है, या अगर डिग्री न हो लेकिन हाथ से काम करने को हुनर हो उसके पास, लाइक दैट पेंटिंग अच्छी आती है, ड्राइंग अच्छी बनानी आती है, ठीक है, एक्टिंग अच्छी आती है, डांस अच्छा आता है, उसके बावजूद भी अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है या काम नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। या श्रम शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब वर्क कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, और उचित प्राइस होनी। इसका मतलब आप समझे नहीं होंगे, उचित कीमत का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक पर्सन है, बीटेक होल्डर है कोई, एमटेक की हुई है, बीटेक होल्डर है कोई, और अगर किसी कंपनी में जाकर कहे कि मुझे, मैंने बीटेक किया हुआ है और मुझे काम पे रख लीजिए, वो कहेंगे ठीक है जी, 3,000 रुपए सैलरी मिलेगी आपको, आ जाए हमारे काम पे। आप सोच के देखो कि क्या बीटेक होल्डर की 3,000 रुपए होगी सैलरी,
क्या उसकी एजुकेशन अकॉर्डिंग उसे प्राइस मिल रहा है, उसकी सैलरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो कहते 3,000 पे तो अपने पास ही रख, कोई बात नहीं। तो ये जब तीनों चीजें होंगी, कार्य करने की कैपेबिलिटी, मतलब वो कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। पहली चीज तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मान लो मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर फील्ड में काम करूंगा ना। मुझे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है और मुझे काम मिल रहा है कंप्यूटर फील्ड का, तो मैं कैसे काम करूंगा? पहली चीज वर्किंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस काम को करने की। इंजीनियरिंग हो तो इंजीनियरिंग की, टीचर हो तो टीचर की। अब मैं हूं मान लो टीचर और मुझे कहते डॉक्टर का काम करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? क्योंकि उस वर्क को करने की मेरी कैपेबिलिटी, मेरी क्षमता नहीं है। दूसरी चीज है कार्य करने की इच्छा शक्ति, विल पावर। हमारे पास विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मान लो मेरी काम करने की इच्छा ही नहीं है, मार्केट में बहुत से रोजगार मिल रहा है, रोजगार के कार्यालय खुले हुए हैं जो हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लेकिन मेरी काम करने की इच्छा ही नहीं है, तो मैं कैसे काम करूंगा? ठीक है। तीसरी चीज, वो मुझे एक्चुअल प्राइस मिलना चाहिए। मैंने बीए, एमए, बीएड कर ली और मैं किसी स्कूल में गया टीचिंग के लिए कि मुझे एज ए फैकल्टी टीचर के तौर पर मुझे रख लीजिए। वो कहते ठीक है जी, कल से आए ना, ये 2,000 रुपये महीना मिलेगा। क्या मेरी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग मुझे 2,000 रुपये मिलने चाहिए? तो जब ये तीनों चीजें हैं, उसे क्या कहते हैं? लेबर फोर्स कहा जाता है, श्रम शक्ति कहा जाता है। समझ में आया आपको ये चीज? पहली चीज, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है हमारे देश की? एक सोशल एंड इकोनॉमी प्रॉब्लम है। क्लियर है यहां तक? दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एज कितनी डिसाइड की हुई है कि हम कितने से कितने के बीच के अंदर एज को हम अनएम्प्लॉयमेंट मान सकते हैं? तो 15 से लेकर 59 ईयर तक के बीच की अगर मिड की जो एज है, वो अनएम्प्लॉयमेंट में उसे काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है श्रम शक्ति, लेबर फोर्स। श्रम शक्ति होनी चाहिए, उसी को हम क्या करें? काउंट। श्रम शक्ति का मतलब है पहली चीज उसके पास क्या होनी चाहिए? वर्क कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज उसके विल पावर होनी चाहिए और तीसरी चीज होनी चाहिए उसका फेयर प्राइस होना चाहिए, कि उसे उचित कीमत मिलनी चाहिए उतने काम की जितनी वो उसका हकदार है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? लेबर फोर्स या श्रम शक्ति उसे कहा जाता है। बात करें वही कि अच्छी हायर एजुकेशन है, सब कुछ है, डिग्री है, नॉलेज भी है, उसके बावजूद भी काम नहीं एक होता है कि काम मिल रहा है और वो कर रहा है तो ठीक है। एक होता है अगर काम मिल रहा है, कर नहीं रहा, उसे बेरोजगारी की श्रेणी में काउंट नहीं करेंगे। मतलब जिसके पास काम करने की एबिलिटी भी है, मतलब किसी ने बीए, एमए, बीएड की हुई है, उसके बाद टीचिंग की नॉलेज भी है, सही है ये? उसके बाद टीचिंग की क्या है? नॉलेज भी है, तो उसके पास वर्क की कैपेबिलिटी भी है, उसकी काम करने की इच्छा शक्ति भी है, मतलब उसका विल पावर भी है कि मैं चाहता हूं, मुझे या चाहती हूं काम करना। दूसरी चीज, उसे उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस मिल रहा है, मतलब उसको सैलरी उतनी मिल रही है, 20,000, 25,000 उतनी सैलरी भी उसे मिल रही है। इसके बावजूद भी अगर वो काम नहीं कर रहे या नहीं कर रहा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करते हैं, उसे बेरोजगारी में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अलग ही ग्रह का प्राणी है, जिसके पास नॉलेज भी है, विल पावर भी है और अच्छी सैलरी भी मिल रही है, सभी चीजें फुलफिल हो रही हैं, उसके बावजूद भी वो अगर काम नहीं कर रहा है, कोई भी रीजन रहा हो, कोई भी है पर नहीं कर रहा हो, वो क्या है? बेरोजगारी की श्रेणी में उसे काउंट नहीं कर, वो बेरोजगार नहीं है, वो अपनी मर्जी से उसका कुछ है। ठीक है ना? उसकी तो अलग ही कहानी है। बात समझ में आई आपको? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहीं से क्वेश्चन और निकल के आया। अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, इसको हम दो प्रकार से देखते हैं। एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी और एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब वॉलंटियर बेरोजगारी और ये होती है इनवॉलंटियर बेरोजगारी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। ऐच्छिक बेरोजगारी, वही तीन फैक्टर कौन कौन से हैं हमारी? पहली चीज तो क्या थी? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, वर्क कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, कार्य करने की इच्छा शक्ति, कार्य करने की इच्छा शक्ति, विल पावर होनी चाहिए।
और तीसरी चीज, उसकी उचित कीमत होनी चाहिए। उसकी क्या होनी चाहिए? उचित कीमत होनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति के पास, पर्सन को काम करने की उसकी कैपेबिलिटी भी है, मतलब उसकी योग्यता है, ठीक है, एक्टिंग के लिए उसको एक्टिंग आती भी है और एक्टिंग का उसे रोजगारी काम भी मिल रहा है, उसे उसकी अच्छी प्राइस भी मिल रही है कि आप ये काम करोगे तो उतनी आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी मिल रही है, लेकिन उसके काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है उसके पास। उसने कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का। वो कैसी बेरोजगारी कहलाती है? ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है, वॉलंटियर बेरोजगारी कहलाती है। क्या कहलाती है? वॉलंटियर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। समझ में आया आपको? ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक, इसमें कार्य करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अच्छी उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन अपनी मर्जी से अगर वो काम नहीं कर रहा है, उसके काम करने का मन नहीं है, ठीक है, तो क्या है? ऐच्छिक। जैसे ये जो बेरोजगारी होती है हमारी है, जैसे स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपके पास बीए, बीटेक या इसकी कोई हायर डिग्री भी है, बिल्कुल सही है, आप कार्य करने के लिए एलिजिबल भी हो, आपको उतनी सैलरी भी मिल रही है, आपको उतनी सैलरी भी मिल रही है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यूं कहते हो कि मैंने अभी 1-2 साल या 6 महीने, 3 महीने के अंदर मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मेरा फ्यूचर सेट करने के लिए। ध्यान से सुनना, मैंने अभी तैयारी करनी है अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ सेट करने के लिए। वो कैसी बेरोजगारी है? हमारी ऐच्छिक बेरोजगारी है। बात समझ में आई? देखो, आप स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो बेरोजगारी में, देखो अगर वो पढ़ लिख कर अपना सब कुछ कर चुके हैं और उसके बावजूद भी वो काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ करने के बाद, वो बेरोजगारी में काउंट होगा। लेकिन आपको काम मिल रहा है, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन अभी आपकी मर्जी नहीं है काम करने की, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं स्टडी करना चाहती हूँ, करना चाहता हूं, हायर एजुकेशन करनी है मुझे, अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। वो कैसी बेरोजगारी में आता है? ऐच्छिक बेरोजगारी के अंदर आता है। और अनैच्छिक बेरोजगारी, इसमें क्या है? कार्य करने की क्या होनी चाहिए? इसमें इसकी अगर बात करें, कार्य करने की क्या होनी चाहिए? कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी है उसके अंदर, कार्य करने की इच्छा शक्ति, विल पावर भी हो उसके पास, इच्छा शक्ति भी है, उसका मन भी कर रहा है मुझे काम करने का, और उसको सही प्राइस भी मिल रही है, सही कीमत भी मिल रही है, सही सैलरी भी मिल रही है अगर उसे, तो वो कैसी होती है? अनैच्छिक बेरोजगारी या इनवॉलंटियर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। इनको हम 2 प्रकार से काउंट करते हैं। ये तो है अपने मन पे, उसका मन नहीं कर रहा काम करने का। यहां पर अगर ये तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं, तो वो क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। बात समझ में आई आप सभी को? इसके बाद बात करते हैं हम मेजरमेंट। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी, मेजरमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है या बेरोजगारी है, इसका जो मापन है वो कौन करता है? इसका जो मापन है, जैसे मैंने आपको बताया था गरीबी है, तो गरीबी के लिए हमने क्या किया था? पॉवर्टी के लिए नीति आयोग काम करती थी, एनएसओ काम करती है, वर्ल्ड बैंक है ना? तो उसी प्रकार से बेरोजगारी की जो मेजरमेंट है, जो कैलकुलेशन है, वो कौन करती है? तो इसके मेजरमेंट करती है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये करती थी। अब इसका प्रेजेंट, वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम चेंज किया था 2019 में,
इसका नाम चेंज कर दिया और न्यू नेम रख दिया इसका, साथियों ध्यान रखना है, NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो अगर मैं बात करूं वर्तमान में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों की कैलकुलेशन कौन करती है, तो वो करती है NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका काम ही क्या है, भारत देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी की कैलकुलेशन करना। ठीक है, याद रखना ये चीज। मेजरमेंट जरूर पूछते हैं आपसे कि भारत देश में जनगणना, जनगणना कौन करती है हमारे देश में, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय का काम है। जैसे इलेक्शन, चुनाव हो रहे हैं, आप सभी को पता है बिहार के अंदर, तो इलेक्शन का काम कौन करती है, चुनाव आयोग करता है इलेक्शन के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैलकुलेशन कौन करता है, NSO करता है। पॉवर्टी के लिए NSO करता है, NSSO। इसका भी ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 के अंदर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, दिल्ली में है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1950 के अंदर। और इसका नाम चेंज 2019 में NSSO से कर क्या कर दिया, NSO कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी कौन सी होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद आपके आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी आती है आपके। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में अब टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देगा, ठीक है, आपको उस एग्जाम्पल से वेरीफाई करके बताना पड़ेगा कि वो एग्जाम्पल जो है वो किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो साथियों खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।